वेलकम बैक एवरीवन। वेलकम टू सिविल सर्विसेज स्टडी। यूपीएससी सिविल सेवा की टेस्ट सीरीज चल रही थी। अगला टेस्ट लगाते हैं, टेस्ट नंबर 397। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। मिक्सअप है, करंट अफेयर्स और साथ में सामान्य अध्ययन के प्रश्न। तो क्वेश्चन नंबर 1 है, विश्व स्वास्थ्य संगठन WHO के अनुसार दुनिया भर में होने वाली मौतों के 10 प्रमुख कारणों में क्षय रोग भी एक प्रमुख कारण है और क्षय रोग के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार करना है। देखिए, प्रतिवर्ष 24 मार्च को विश्व क्षय रोग दिवस के रूप में मनाया जाता है और क्षय रोग एक विषाणु जनित रोग है। इनमें से कौन सा सही है? क्षय रोग का मतलब क्या होता है? क्षय रोग का मतलब होता है टीबी। अब टीबी किससे होता है? टीबी तो बैक्टीरिया से होता है ना, माइक्रोबैक्टीरियम ट्यूबरकुलोसिस। तो वायरस से थोड़ी होता है। गलत है दूसरा वाला स्टेटमेंट, केवल पहला करेक्ट है। इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। तो क्षय रोग एक जीवाणु जनित रोग है, बैक्टीरिया से होता है और यह बीमारी प्रमुख रूप से फेफड़ों को प्रभावित करती है। क्वेश्चन नंबर 2 है, मिशन शक्ति से रिलेटेड कुछ स्टेटमेंट है यहाँ पर। देखिए, मिशन शक्ति जो है, इस मिशन का संबंध अंतरिक्ष में सैटेलाइट को नष्ट करने से है। भारत अंतरिक्ष में सैटेलाइट को नष्ट करने वाला 5वां देश बन गया है और इस मिशन का नेतृत्व रक्षा अनुसंधान एवं विकास संगठन DRDO द्वारा किया गया है। इनमें से कौन सा सही है? मिशन शक्ति। तो पहला वाला स्टेटमेंट करेक्ट है। इस मिशन का संबंध अंतरिक्ष में सैटेलाइट को नष्ट करने से है और भारत अंतरिक्ष में सैटेलाइट को नष्ट करने वाला 5वां नहीं, थोड़ा और अच्छा पायदान है, 4था देश बन गया है। तो हटा दो इसको, सेकंड वाले को एलिमिनेट करो। तो थर्ड वाला क्या? DRDO द्वारा इसका नेतृत्व किया गया इस मिशन का। किस मिशन का? मिशन शक्ति का। तो तीसरा करेक्ट है, तो ये भी नहीं होगा। 1 और 3 सही है यहाँ पर। तो भारत द्वारा अपने पहले एंटी सैटेलाइट मिसाइल का सफल परीक्षण किया गया, जिसको मिशन शक्ति नाम दिया गया। भारत अंतरिक्ष में सैटेलाइट को नष्ट कर सकने वाला विश्व का 4था देश बन गया है। इसके आगे जो 3 देश हैं उनके नाम क्या क्या हैं? अमेरिका, रूस और चीन ने ही ये कारनामा कर पाया है और चौथा बन गया भारत एंटी सैटेलाइट मिसाइल अंतरिक्ष में। क्वेश्चन नंबर 3 पर आ जाइए। इनमें से कौन सा मांग फलन पद के अर्थ को सही वर्णित करता है? सरकार द्वारा मांग में वृद्धि, किसी वस्तु की मात्रा के लिए उपभोक्ता के इष्टतम चयन तथा उसकी कीमत में संबंध, या किसी वस्तु की मात्रा के लिए उपभोक्ता के इष्टतम चयन तथा उसकी पूर्ति में संबंध, या कीमतों में वृद्धि के बावजूद बढ़ती मांग। मांग फलन पद के लिए सही अर्थ है ऑप्शन नंबर बी, किसी वस्तु की मांग के लिए उपभोक्ता के इष्टतम चयन तथा उसकी कीमत में संबंध। तो विकल्प भी सही है यहाँ पर। यदि दूसरी वस्तुओं की कीमत उपभोक्ता की आय तथा उसकी अभिरुचि और अधिमान अपरिवर्तित रहते हैं तो किसी वस्तु की मात्रा जिसका उपभोक्ता इष्टतम रूप से चयन करता है पूरी तरह से उसकी कीमत पर निर्भर हो जाती है, और किसी वस्तु की मात्रा के लिए उपभोक्ता का इष्टतम चयन उसकी कीमत में संबंध अत्यंत महत्वपूर्ण है तथा यह संबंध जो है मांग फलन कहलाता है। क्वेश्चन नंबर 4 पर आ जाइए। निम्न स्तरीय वस्तुओं के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार करना है। पहला स्टेटमेंट है, एक उपभोक्ता की मांग निम्न स्तरीय वस्तुओं के लिए उसी दिशा में गति करती है जिस दिशा में उपभोक्ता की आय। यानी पहले लाइन का मतलब है आय बढ़ेगी तो निम्न स्तरीय वस्तुओं की मांग बढ़ेगी, ये कहना चाह रहा है पहला स्टेटमेंट। दूसरा स्टेटमेंट है, ये वस्तुएं मांग के नियम का पालन करती हैं। तीसरा है, मोटे अनाज निम्न स्तरीय वस्तुओं के उदाहरण है। देखिए, इकोनॉमी का नियम कहता है कि उपभोक्ता की अगर मांग बढ़ती है तो निम्न स्तरीय वस्तुओं की तरफ जो उसका ध्यान है वो घटता जाता है। तो गलत है पहला वाला स्टेटमेंट। ये वस्तुएं मांग के नियम का पालन करती हैं, दूसरा भी गलत है, बिल्कुल नहीं करती। और मोटे अनाज जो है निम्न स्तरीय वस्तुओं के उदाहरण है, तीसरा वाला करेक्ट है केवल। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, केवल 3। तो कथन 3 सही है, 1 और 2 गलत हैं। अधिकतर वस्तुएं जिनका चयन उपभोक्ता करता है, जब उपभोक्ता की आय में वृद्धि होती है तब वस्तु की मात्रा में वृद्धि होती है। जब उपभोक्ता की आय में कमी आती है तो वस्तु की मात्रा में कमी होती है।
ऐसी वस्तुएं सामान्य वस्तुएं कहलाती हैं। ध्यान दीजिएगा, उपभोक्ता की आय बढ़ रही है तो वस्तु की मांग बढ़ रही है, और आय घट रही है तो वस्तु की मांग घट रही है। मात्रा बढ़ रही है, मात्रा घट रही है, मांग बोल रहा हूँ। तो ऐसी वस्तुएं सामान्य वस्तुएं हैं। अगर दूसरी तरफ देखें, एक उपभोक्ता की मांग सामान्य वस्तु के लिए उसकी दिशा में गति करती है, तो सामान्य वस्तु के लिए उसकी दिशा में गति करती है। अगर देखा जाए जिस दिशा में उपभोक्ता की आय है, लेकिन कुछ ऐसी वस्तुएं होती हैं जिनके लिए मांग उपभोक्ता की आय के विपरीत दिशा में जाती है, ऐसी वस्तुओं को निम्न स्तरीय वस्तुएं कहते हैं। यानी उपभोक्ता की आय जैसे जैसे बढ़ती जाती है, निम्न स्तरीय वस्तुओं की मांग जो है वो घटती जाती है, और जैसे जैसे आय घटती जाती है निम्न स्तरीय वस्तुओं की मांग बढ़ती जाती है। उल्टा होता है, लेकिन सामान्य वस्तुओं में एक दिशा चलता है। तो निम्न स्तरीय वस्तुओं के उदाहरण क्या है? निम्न स्तरीय खाद्य पदार्थ जैसे मोटा अनाज। क्वेश्चन नंबर 5 पर आ जाइए। अम्ल में पानी मिलाने पर यह बिखर जाता है। क्यों बिखर जाता है? पानी अम्ल में मिश्रित नहीं किया जा सकता। दूसरा स्टेटमेंट है, यदि अम्ल में पानी मिलाया जाता है तो ऊष्मा उत्पन्न होती है। तीसरा है, पानी अम्ल से हल्का होता है। और चौथा है, जब अम्ल में पानी मिलाया जाता है तो गैस उत्पन्न होती है और मिश्रण की मात्रा बहुत बढ़ जाती है। देखिए, जब अम्ल में पानी मिलाया जाता है तो अम्ल जो है बिखर जाता है, क्योंकि पानी जो है ना, पानी वो अम्ल से हल्का होता है। ऑप्शन नंबर सी है इसका उत्तर। तो पानी, अम्ल को पानी में लगातार हिलाते हुए धीरे धीरे मिलाना चाहिए। यदि पानी को एक सांद्र अम्ल में मिलाया जाता है तो उत्पन्न ऊष्मा मिश्रण के छलकने और जलने का कारण बन सकती है, जिसको क्या बोलेंगे? स्प्लैश। अत्यधिक स्थानिक ऊष्मा के कारण ग्लास का पात्र भी टूट सकता है। क्वेश्चन नंबर 6 पर आ जाइए। धातुओं के निम्नलिखित गुणों पर आपको विचार करना है। पहला स्टेटमेंट है, सभी धातुएं कमरे के ताप पर ठोस अवस्था में पाई जाती हैं। अधिकांश धातुएं पानी में घुलने पर क्षारीय ऑक्साइड का निर्माण करती हैं। सभी धातुएं पानी से प्रतिक्रिया करती हैं और हाइड्रोजन उत्पन्न करती हैं। कौन सा करेक्ट है भाई इसमें? देखिए, सभी धातुएं कमरे के तापमान पर ठोस अवस्था में थोड़ी पाई जाती हैं। फिर पारा कहाँ जाएगा? पारा तो द्रव अवस्था में पाया जाता है ना कमरे के तापमान पर, फिजिक्स में पढ़ा होगा बचपन में। तो हटाओ, एलिमिनेट करो पहले को। अधिकांश धातुएं पानी में घुलने पर क्षारीय ऑक्साइड का निर्माण करती हैं। और तीसरा स्टेटमेंट है, सभी धातुएं पानी से प्रतिक्रिया करती हैं और हाइड्रोजन उत्पन्न करती हैं। तो दूसरा सही है या फिर दूसरा और तीसरा सही है? सभी धातुएं पानी से प्रतिक्रिया करती हैं सभी, और हाइड्रोजन उत्पन्न करती हैं। देखिए, गलत है तीसरा वाला स्टेटमेंट, पहला भी गलत है, केवल दूसरा वाला करेक्ट है। तो देखिए, धातु पानी के साथ प्रतिक्रिया करती है और धातु ऑक्साइड और हाइड्रोजन गैस का उत्पादन करती है। धातु ऑक्साइड जो पानी में घुलनशील होती है, पानी में घुल जाती है और धातु हाइड्रोक्साइड बनाती है। लेकिन सभी धातुएं पानी से प्रतिक्रिया नहीं करती। सभी धातुएं जो है ना, पानी से प्रतिक्रिया नहीं करती। गलत है स्टेटमेंट तीसरा वाला। अधिकांश धातुएं पानी में घुलने पर अम्लीय ऑक्साइड का उत्पादन करती हैं और दूसरी तरफ अधिकांश धातुएं क्षारीय ऑक्साइड का निर्माण करती हैं। पारे को छोड़कर सभी धातुएं कमरे के तापमान पर ठोस रूप में मौजूद होती हैं। तो सभी धातुएं कमरे के तापमान पर ठोस रूप में मौजूद होती हैं। गलत हो गया ना फिर तो ये वाला पहला। अधिकांश धातुएं पानी में घुलने पर क्षारीय ऑक्साइड बनाती हैं, दूसरा करेक्ट हो गया। सभी धातुएं पानी से प्रतिक्रिया नहीं करती, तो बी है इसका आंसर। पारे को छोड़कर सभी धातुएं कमरे के तापमान पर ठोस रूप में मौजूद होती हैं। चलिए अगला प्रश्न आ जाइए। क्वेश्चन नंबर 7 है, निम्नलिखित कथनों पर विचार करना है। 4 स्टेटमेंट है यहाँ पर। पहला स्टेटमेंट में है, अंतर्राष्ट्रीय वन दिवस के सामने 21 मार्च लिखा है, विश्व जल दिवस के सामने 24 मार्च लिखा है, विश्व गौरैया दिवस के सामने 20 मार्च लिखा है और विश्व मौसम विज्ञान दिवस के सामने 23 मार्च लिखा है। बताना उपरोक्त में से कौन सा सुमेलित है। देखिए, अंतर्राष्ट्रीय वन दिवस बिल्कुल 21 मार्च को मनाया जाता है, विश्व गौरैया दिवस 20 मार्च को मनाया जाता है, विश्व मौसम विज्ञान दिवस 23 मार्च को मनाया जाता है और विश्व जल दिवस 24 मार्च को नहीं मनाया जाता, 22 मार्च को मनाया जाता है। इन चारों में एक सीक्वेंस है। 20 मार्च में विश्व गौरैया दिवस, 21 मार्च में अंतर्राष्ट्रीय वन दिवस, 22 मार्च में विश्व जल दिवस और 23 मार्च में विश्व मौसम विज्ञान दिवस। यानी 20 यहाँ होना चाहिए, यहाँ 21 सही है, यहाँ होना चाहिए था 22 और ये 23।
तो सुमेलित कौन कौन से हो गए? पहला सुमेलित हो गया, ये सुमेलित नहीं है, ये सुमेलित हो गया, ये 1 3 4 1 3 4 1 3 4 डी। तो अंतर्राष्ट्रीय वन दिवस 21 मार्च को मनाया जाता है, विश्व गौरैया दिवस 20 मार्च को मनाया जाता है, और विश्व जल दिवस 22 मार्च को, और विश्व मौसम विज्ञान दिवस 23 मार्च को। अगर बढ़ते हुए क्रम में सजाना हो तो सबसे पहला आएगा अंतर्राष्ट्रीय गौरैया दिवस, गौरैया दिवस के बाद अंतर्राष्ट्रीय वन दिवस, और उसके बाद आएगा विश्व जल दिवस, और उसके बाद आएगा विश्व मौसम विज्ञान दिवस। तो सारे के सारे अंतर्राष्ट्रीय लेवल पर। अब आ जाइए क्वेश्चन नंबर 8 पर। शारदा पीठ गलियारे को भारत के श्रद्धालुओं के लिए खोलने की सहमति पाकिस्तान ने प्रदान की है। इससे संबंधित कथनों पर विचार करना है आपको। 3 स्टेटमेंट है यहाँ पर। पहला स्टेटमेंट है, शारदा पीठ हिंदुओं का एक प्रसिद्ध मंदिर है जो लाहौर में स्थित है। दूसरा स्टेटमेंट है, पाकिस्तान द्वारा यह सहमति 25 मार्च 2019 को प्रदान की गई। तीसरा स्टेटमेंट है, शारदा पीठ 18 महाशक्ति पीठों में से एक है जिसमें देवी सरस्वती की आराधना की जाती है। देखिए, यूपीएससी सिविल सेवा में अधिकतर 1 से 1.5 साल की जो है करंट अफेयर्स पूछ ली जाती है। थोड़ा अगर और पीछे तक जाएगा तो 18 महीने तक। तो पहला वाला स्टेटमेंट जो है यहाँ पर वो गलत है, लाहौर नहीं है। दूसरा सही है, तीसरा सही है, तो 2 3 सही है। इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। तो देखिए, शारदा पीठ हिंदुओं का एक प्रसिद्ध मंदिर है जो पाकिस्तान के कब्जे वाले कश्मीर मतलब पीओके में स्थित है, लाहौर में स्थित नहीं है। क्वेश्चन नंबर 9 पर आ जाइए। चिनूक हेलीकॉप्टर को भारतीय वायुसेना में शामिल किया जा चुका है। इससे रिलेटेड कुछ स्टेटमेंट है यहाँ पर चिनूक हेलीकॉप्टर से संबंधित। चिनूक बहुउद्देशीय वर्टिकल लिफ्ट प्लेटफॉर्म हेलीकॉप्टर है जिसका इस्तेमाल सैनिकों, हथियारों, उपकरण और ईंधन ढोने में किया जाता है। इसका निर्माण फ्रांसीसी कंपनी लॉकहीड मार्टिन द्वारा किया गया है। देखिए, फ्रांसीसी कंपनी लॉकहीड मार्टिन ने नहीं बनाया, गलत है। बोइंग ने बनाया यूएसए की, तो केवल पहला है, दूसरा गलत है। तो चिनूक को अमेरिकी एरोस्पेस कंपनी बोइंग ने बनाया है, और लॉकहीड मार्टिन भी अमेरिका की कंपनी है। चिनूक में 2 इंजन होंगे और जिससे इसका उपयोग और अधिक क्षमता के साथ आपदा के समय राहत व बचाव कार्य के लिए किया जा सकता है। क्वेश्चन नंबर 10 पर आ जाइए। निम्नलिखित कथनों पर विचार करना है। 3 स्टेटमेंट है यहाँ पर। पहला स्टेटमेंट है, वास्तव में सभी अर्थव्यवस्थाएं बाजार अर्थव्यवस्थाएं होती हैं। सभी। चीन में आर्थिक गतिविधियों में सरकार की भूमिका न्यूनतम है। चीन में आर्थिक गतिविधियों में सरकार की भूमिका न्यूनतम है। और तीसरा स्टेटमेंट है, भारत में पिछले कुछ दशकों में अर्थव्यवस्था में सरकार की भूमिका में काफ़ी कमी आई है। बताइए कौन कौन से करेक्ट हैं इसमें। देखिए, वास्तव में सभी अर्थव्यवस्थाएं बाजार अर्थव्यवस्थाएं नहीं होती, गलत है पहला वाला स्टेटमेंट। तो काटो जितने को काट सको। चीन में आर्थिक गतिविधियों में सरकार की भूमिका जो है न्यूनतम होती है, ये भी गलत है। अमेरिका होना चाहिए यहाँ पर। अमेरिका में आर्थिक गतिविधियों में सरकार की भूमिका न्यूनतम है। तीसरा वाला करेक्ट है, भारत में पिछले कुछ दशकों में अर्थव्यवस्था में सरकार की भूमिका में काफ़ी कमी आई है। तो केवल 3 यहाँ पर सही है, डी है इसका उत्तर। तो कथन 3 सही है, जबकि पहला और दूसरा गलत है दोनों। सभी अर्थव्यवस्थाएं वास्तव में मिश्रित अर्थव्यवस्थाएं होती हैं। मिश्रित अर्थव्यवस्थाएं होती हैं सभी अर्थव्यवस्थाएं, बाजार अर्थव्यवस्थाएं नहीं होती। अब देखिए, जहां महत्वपूर्ण निर्णय सरकार द्वारा लिए जाते हैं तथा आर्थिक क्रियाकलाप प्रायः बाजार द्वारा ही किए जाते हैं, अंतर केवल इतना है कि आर्थिक क्रियाकलापों के दिशा निर्धारण में सरकार की भूमिका कितनी अधिक है। संयुक्त राज्य अमेरिका में सरकार की भूमिका न्यूनतम है, चीन में नहीं है। 20वीं सदी की एक लंबी अवधि तक केंद्रीकृत योजनाबद्ध अर्थव्यवस्थाओं का निकटतम उदाहरण जो है वो चीन है। अब देखिए, भारत में स्वतंत्रता के पश्चात सरकार ने देश के आर्थिक क्रियाकलापों के नियोजन में प्रमुख भूमिका निभाई है। तथापि पिछले 2 दशकों में भारतीय अर्थव्यवस्था में सरकार की भूमिका बहुत हद तक कम हो गई है। तो ये 10 प्रश्न थे इम्पोर्टेंट, अच्छे से इसका रिवीजन कर लेना 1 से 2 बार। धन्यवाद।